न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन वो अभी एक ऐसी जगह घिर गए हैं जहां विपक्ष तो मजबूत है ही, अब उनके घर में भी उन्हें घेरने वालों की कमी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस तरह से घिर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कमज़ोर स्थिति को देखकर अक्सर लोग उस पर हावी हो जाते हैं। क्या आपको ये लगता है कि ऐसी स्थिति पाली है और इसी वजह से आज मोहन भागवत भी खुलकर बोल रहे हैं? देखिए, ये कोई एक दिन का दर्द नहीं है। आपने 10 साल शासन किया, ना आपने जनता को पूछा, ना आपने उनसे किए गए वादे को पूरा किया, और ना ही अपने संगठन के लोगों को इज्जत दी, ना ही अपनी मातृ संस्था आरएसएस के साथ आपकी बन पाई। तो जो तानाशाह का जो चरित्र होता है वो प्रधानमंत्री जी में कूट कूट के भरा हुआ है, और यही काम उन्होंने 10 साल में किया। विरोधियों को ख़त्म करना, उनको जेल में डालना, उनके खिलाफ ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे डलवाना, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी उनके साथ शामिल हो जाए तो फिर उसको अपने गले लगा के उसको बड़े से बड़े पद दे देना। तो ये सब उन्होंने किया, और अंदर से जो आवाज, इनडायरेक्टली आप वही बात कह रहे हैं जो मोहन भागवत ने कही है। मैं बता तो रहा हूँ, अहंकार और घमंड वो इतना बढ़ गया था प्रधानमंत्री जी का, और मुझे लगता नहीं है कि अभी वो ख़त्म हुआ होगा, कि उन्होंने एक गाना बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब भगवान राम को वो लेके आए हैं। ऐसी एक तस्वीर बीजेपी ने जारी की जिसमें मोदी जी तो बहुत बड़े हैं और श्री राम जो है वो छोटे भगवान है, बड़े भगवान मोदी जी हैं। वो तस्वीर आपने देखा होगा, हाथ पकड़ के राम जी को लेके जा। लेकिन उन्होंने लोगों की आस्था को पैदा करने की कोशिश की ना, उनके यहाँ पर हर हर मोदी का रोशनी आई, हर हर मोदी का नारा लगाया उन्होंने। खुद नड्डा जी ने कहा कि वो देवताओं के देवता हैं। संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। मैं उड़ीसा में रहा हूँ। उड़ीसा में जो उड़ीसा के लोग हैं वो कहते हैं कि जगत रो नाथ हो जगन्नाथ हो, मतलब जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। और आप कह रहे हो कि भगवान जगन्नाथ ही उनके भक्त हैं। लेकिन पश्चाताप किया ना उन्होंने। पश्चाताप कैसे किया? आप पश्चाताप की हालत देखिए ना। अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं बीजेपी को लोग, क्योंकि चुनाव हार गए। ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बीजेपी, पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप। और मैं बार बार कहता हूं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की विरोधी पार्टी है बीजेपी। इनकी मानसिकता में उनके प्रति घृणा भरी हुई है। मैं बात पूरी कर लूं। अयोध्या से एक सामान्य सीट से अवधेश प्रसाद पासी, दलित समाज का एक व्यक्ति, सांसद कैसे बन गया? मुझे लगता है कि इस कारण से आज बीजेपी अयोध्या वासियों को माँ बहन की गालियां देने पे जुट गई, हिंदुओं को गालियां देने पे जुट गई है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि आप इस तरह से देश की जनता को ट्रीट करते हैं। आपने पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो ये गालीबाज पार्टी है। लेकिन यहाँ पर जो आरएसएस है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी तो यही कह रहे हैं ना कि वो धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के विचार जो हैं, ये माँ बेटे का झगड़ा है। तो ये आप समझ नहीं पाएंगे फिर। अभी आप देखिए, ये माँ बेटे का झगड़ा है। क्या कहा जेपी नड्डा ने? मातृ संस्था है आरएसएस बीजेपी की। आरएसएस कहती है कि हमने एक राजनीतिक कर्म के लिए बीजेपी बनाई है, और बीजेपी के बहुत सारे नेता इस बात को कैमरे पे स्वीकार करते हैं। नड्डा साहब ने क्या कहा? अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा थी जिसको जरूरत थी आरएसएस की, मोदी वाली भाजपा को आरएसएस की जरूरत तो नहीं। हो सकता है आरएसएस में मोदी अनफिट हो रहे हैं, बाकी कोई चेहरा आ गया आरएसएस की सोच के साथ में, जिसे अब वो चेंज करने की कोशिश कर रही है। अरे मोदी को तो खड़ा किया आरएसएस ने। मोदी का तो जन्म से लेके और आज तक का जीवन आरएसएस ने पैदा किया उनको। अब बताइए ना, इसलिए ये माँ बेटे का झगड़ा है। अब माँ का भी त्याग कर दिया इन लोगों ने। अब ये कह रहे हैं हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। उस कष्ट के कारण भागवत साहब का ये बयान निकला है। आप मुझे बताइए, एक साल से अगर शांति की राह देख रहा है, कुछ टिकट चाहते थे, एक साल से अगर शांति की राह देख रहा है मणिपुर, तो आरएसएस ने पहले क्यों नहीं ये बात कही? और भागवत जी को इतने वक्त में क्यों याद है?
तो क्योंकि चुनाव के परिणाम सामने आ गए, क्योंकि 240 पे बीजेपी आ गई, तो अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, इस कारण से बोला उन्होंने। अब तो जलने के बाद धुआं भी कम होने लगा है वहां पर। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे धुआं फिर बढ़ेगा और आग और बढ़ेगी, ऐसे मत सोचिए। राजनीति में जो कई बार दिखता है वो होता नहीं। कल आपने देखा एनडीए के घटक दलों हाँ, मैं उसी पर आ रही थी कि आपको क्या लगता है कि अभी आरएसएस भी अपनी चुनाव में एक मजबूती चाहता था, कुछ टिकट्स के लिए चाहता था, अंतर की विरोध सामने उनके अंदर की बातें तो मैं नहीं जानता। ऐसे ही अब चुनाव के बाद मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के भी चीजें, अभी ये कहा जा रहा है कि मोदी जो हैं वो कमजोर नहीं हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने लगभग अपने ज्यादातर मंत्रियों को सेम मंत्रालय भी दिए हैं और अलायंस को कमजोर। देखिए, जब आपके पास लोकतंत्र में नंबर नहीं होता है ना, तो कब आदमी कमजोर हो जाता है, कब मजबूत हो जाता है, पता नहीं चलता। दूसरी बात क्या है कि आरएसएस से इनका अंतर्विरोध चुनाव के दौरान ही सामने आ गया था, जब नड्डा का बयान आ गया कि वो वाजपेयी की भाजपा थी जिसमें आरएसएस की ज़रूरत थी, अब मोदी की भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, आज इन्होंने घटक दलों के साथ जो बर्ताव किया है, उनको झुंझुना मंत्रालय देके, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एनडीए 13 दिन चली थी एक एनडीए, 13 महीने चली थी दूसरी एनडीए, और ये एनडीए मुझे लगता है कि 6 महीने से साल भर के अंदर गिर जाएगी। आपने ना तो गृह दिया, ना रक्षा दिया, ना वित्त दिया, ना विदेश दिया, ना वाणिज्य दिया, ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कृषि दिया, ना पेट्रोलियम दिया, न दूरसंचार दिया, न सड़क दिया, न रेल दिया। कोई आपने विभाग अपने घटक दलों को दिया ही नहीं। तो किसका पलड़ा? एक आपने दे दिया मछली विभाग जेडीयू को, और दूसरा आपने जहाज विभाग दे दिया। अब जहाज विभाग की हालत यह है कि ना तो एक भी जहाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ना तो एक एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ऐसे ही तो नागरिक उड्डयन, तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, यानी वो खुश है ये लेकर। ये तो आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको दिख रहा है। सिर्फ एकनाथ शिंदे की बेटी और अजीत पवार ने बोला है, एकनाथ शिंदे ने बोला है। अभी इनके अंदर की जो आवाजें हैं वो धीरे धीरे निकल के आएंगी। राजनीति में सब कुछ एक दिन के अंदर नहीं होता है। ममता बनर्जी ने भी शपथ से 24 घंटे पहले बोला था कि अभी गठबंधन ने अपना दावा पेश नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकती है, आगे कर सकती है। तो ये आगे की घड़ी कब आएगी? अब तो मंत्रालय बढ़ चुके हैं। आगे की घड़ी इन पूरी परिस्थितियों पे, राजनीतिक गतिविधियों पे निगाह रखते हुए सही समय पे आएगी। सही समय का इंतजार कीजिए। अभी स्पीकर का चुनाव होना है, और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रवृत्ति है, उनका काम करने का तरीका है, वो घटक दलों को तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी उन्होंने खत्म की, शरद पवार की पार्टी खत्म की, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई, कर्नाटक की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उत्तराखंड की गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, हमारे एक सांसद विधायक को खरीद फरोख्त करके लिया पंजाब के अंदर। तो पूरे देश में इनका यही काम है। और अगर स्पीकर टीडीपी का नहीं हुआ तो आप देखिएगा कि इन पार्टियों को भी 6 महीने के अंदर तोड़ने का काम करेंगे। पुरंदेश्वरी का नाम इसमें काफ़ी आगे चल रहा है, तो आपको लगता है क्योंकि वो नायडू की उनके रिश्ते में है और वो हर एक को सूट भी कर सकती हैं? चलिए, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। तो इंतजार कीजिए, कौन आपने तोड़ने की बात कितना रिश्तों का निर्वाह करता है वो तो समय बताएगा। हाँ, ये तो खैर इतिहास में कई बार देखा है। आपने तोड़ने की बात कही, यहाँ पर चर्चाएं उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने इतनी बम्पर जीत दर्ज की है, उनकी पार्टी में अब धीरे धीरे बीजेपी की नज़र है कुछ सांसदों पर। ऐसी चर्चाएं, सुगबुगाहट आ रही हैं। क्या आपको ये लगता है कि ऐसी कोशिश हो सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में इतना चुनाव प्रचार करके आए थे? देखिए, कोशिश बिल्कुल होगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार लोग अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो लोग अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे होंगे वो अखिलेश यादव के साथ देख रहे होंगे, इसलिए उनसे टूट कर जाना वो मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से गलत फैसला होगा। तो इसलिए आसान नहीं होगा तोड़ना, लेकिन कोशिश बीजेपी करेगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ।
सुनील जी, आप खुद बहुत सारे चुनाव प्रचार में, रैलियों में मौजूद थे उत्तर प्रदेश में। खबरें ये भी आई कि उस वक्त में जितनी भीड़ थी वो इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में खुद आई है और पार्टियों ने खर्चे भी कम किए। यहाँ पे कांग्रेस ने भी इस बार अपने हाथ काफ़ी खींचे हुए थे। तो इसको क्या माना जाए? इसको बीजेपी की हार ज़्यादा है या फिर ये जनता का चुनाव है? अच्छा, ये चुनाव 2024 का जनता ने लड़ा है। बहुत जगहों पे बूथ के बस्ते नहीं पहुंचे, फिर भी लोगों ने वोट डलवाए हैं। तो ये जनता ने लड़ा है चुनाव। पैसे भी नहीं लगाए प्रत्याशियों ने, अपने तरफ से लोगों ने खर्च भी किया है, वोट भी दिया है। देखिए, 4 बड़े मुद्दे थे इस चुनाव में, और अगर आप जमीन पे गई होंगी तो आपने अंदाजा लिया। संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी, ये 4 बड़े मुद्दे थे। उसके बाद कई और सारे तो मुद्दे। संविधान और आरक्षण ने महंगाई और बेरोजगारी को पीछे किया। ये जो आपने सीक्वेंस बताया इन चारों मुद्दों का, ये बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करती हूँ इससे। यानी कि ये दोनों मुद्दे आगे आ गए और बाकी पीछे, क्योंकि वो दो तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे। आगे आने की वजह समझिए आप। आपने विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खाया बहुत योजनाबद्ध तरीके से। इस बात को देख लीजिए आप, पूरे 10 साल में विश्वविद्यालयों की जो भर्ती हुई, 10% आरक्षण आपने सवर्णों के नाम पे पिछड़ों और दलितों का छीना, आदिवासियों का, वो भी वो समझ गए। संविधान आप खत्म करेंगे, इसका ऐलान आपके सांसद करने लगे। ये लल्लू सिंह जी तो थे अयोध्या वाले, जिन्होंने कहा था 400 चाहिए, संविधान खत्म करना है। दिया कुमारी ने कहा, ज्योति मिर्धा ने कहा, अनंत हेगड़े ने कहा, एक इनके आंध्र प्रदेश के सांसद ने कहा, अरुण गोविल ने कहा। तो सबने चिल्ला चिल्ला के कहा संविधान खत्म करना है, संविधान खत्म करना है। उस चीज़ को भाप गए लोग। और उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं कि 85-15 का फार्मूला कांसीराम जी ने दिया था। तो 85% आबादी जो थी, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, बहुत छोटी संख्या में आदिवासियों की, वो सब सजग हो गए और इकट्ठा हुए। आप देखिए, एक सामान्य सीट से अवधेश प्रसाद पासी दलित समाज से आते हैं, वो चुनाव जीत गए। पूरे अयोध्यावासियों को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं बीजेपी वाले। एक साथी ने तो ये कहा है कि वो 1.5 महीने में मर जाएंगे। तो आप बताइए ना कि ये मतलब ये घृणा है, बीजेपी के मन की घृणा है दलितों के प्रति। ये वो पार्टी है जिसने शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, उद्घाटन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि एक दलित समाज से थे, एक आदिवासी समाज से थे। ये वो पार्टी है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो गंगा जल से धुला। पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन करने चले गए कन्नौज में, तो मंदिर को गंगा जल से धुला। तो क्या इस बात को देखते नहीं उत्तर प्रदेश के लोग? लोगों से मुलाकात की होगी, जो बात अभी आपने कही, आपको लगता है लोगों ने इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया, गंगा जल से धुलने वाली बात को? बिल्कुल लिया, बिल्कुल लिया। क्यों नहीं लेंगे आप बताइए? एक व्यक्ति अगर पिछड़े समाज से आता है और मंदिर का दर्शन करने चला गया तो पाप हो गया क्या? गुनाह हो गया क्या? कल को राम मंदिर का दर्शन करने कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति चला जाए, आप राम मंदिर धुलने लगेंगे? और आप देखिए कैसे बदलती है भाजपा। बड़े उत्साह में कार्यकर्ताओं ने नीचे से नारा लगाया, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी ने कहा जय जगन्नाथ। जय श्री राम का नारा नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि अयोध्या हार गए। ऐसे लोग हैं ये, नारा बदल दिया। हाँ, एकदम बदल, किसी को भी बदल सकते हैं ये। 1 मिनट में अडानी अंबानी के खिलाफ बोला और देखिए शपथ ग्रहण में दोनों को बुला लिया। वो कहाँ गया भैया टेम्पू वाला पैसा? किसी ने पूछा प्रधानमंत्री से? जो टेम्पू में काला धन दिया था उन दोनों ने, तो अडानी अंबानी ने, शपथ ग्रहण में कैसे बुलाया आपने ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री को खुद जानकारी है कि वो काला धन टेम्पू में पहुंचाता है? ये दोहरा चरित्र नहीं भारत के प्रधानमंत्री का। कुछ भी आप कभी भी बोलते जाएंगे। मटन, मुर्गा, मछली, मुगल, मदरसा, मुजरा, मतलब ये भाषा है प्रधानमंत्री की। मंगलसूत्र। और जिन लोगों के आप काला धन का आरोप लगा रहे हैं, उनको आप अपने शपथ ग्रहण में बुला रहे हैं। ये क्या है? बहुत वक्त पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री होने के बावजूद कोई कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या विपक्ष को इस भाषा को लेकर, स्पेशली इस इलेक्शन के बाद, तो फिर ये आप जो बात अभी कह रहे हैं, ये तो अब किस तरह ये तो ख़त्म हो जाएगी, आगे दूसरे मुद्दे आ जाएंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई है, इस पर चर्चा हुई है इस बार, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक। ऐसे में फिर विपक्ष की कमी नहीं है कि वो इन तमाम हमने तो हर जगह बोला, सदन से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री की भाषा सड़क छाप भाषा है, और वो बदलाव नहीं लाएंगे अपने अंदर।
कहिए तो मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। पूरी जैसे मोदी की गारंटी होती है ना, वैसे ही ये मोदी की गारंटी है कि उनकी भाषा सड़क छाप, अमर्यादित और सारी जो सीमाएं संसदीय परंपराएं होती हैं उनको पार करके ही हमेशा वो बोलेंगे। उनके अंदर सुधार आना ही नहीं है। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी जहर फैलाओ पार्टी में हुई है। उनकी पार्टी ही जहर फैलाओ है। आखिरी सवाल, न्यूज़ नशा ने भी कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दही खिलाकर स्वागत किया था। उनकी शपथ से पहले की तस्वीर है। देखिए, वो महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता है ये तो प्रोटोकॉल में, क्योंकि पार्टी को खास मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वयं खुद से निर्णय लेना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पे हैं, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो इसलिए ठीक है, उसको लेके अलग अलग चर्चाएं हैं देश भर में, लेकिन उस पर उन्हीं को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।